जैसा कि आपने देखा कि बहादुर शाह के रूल में उसका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खास नहीं था, उतना अच्छा बेहतर नहीं था। बादशाह की जो शाही खजाना थी, रॉयल ट्रेजरी थी, वह भी धीरे धीरे खाली होते दिख रही थी। 1707 में उसमें मात्र 13 करोड़ रुपए ही बचे थे। स्टेट फाइनेंस था वो भी बदतर होते जा रहा था। यानी एम्पायर जिन प्रॉब्लम से घिरा हुआ था उसका सॉल्यूशन ज़रूरी था और बहादुर शाह उसका समाधान टटोल ही रहा था। लेकिन समय, मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती। बहादुर शाह को अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद वह इम्पेरियल फॉर्च्यून को फिर से जगा पाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1712 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मौत ने साम्राज्य को, एम्पायर को एक बार फिर एक नए सिविल वार की ओर धकेल दिया। ये जो सिविल वार होना था वह कुछ खास था और नया भी। क्यों खास था? क्योंकि अब तक जो गद्दी के लिए झगड़े हुआ करते थे वह राजा के बेटों के बीच होते थे, रॉयल प्रिंसेस के बीच होते थे और सामंत यानी उस समय का नोबेल्स राजा बनाने में उनके प्रत्याशियों को मदद किया करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल पलट चुकी थी। ये नॉवेल्स एम्बिशियस हो गए थे और ये एम्बिशियस नॉवेल्स सत्ता के लिए, थ्रोन के लिए सीधे दावेदार बन गए थे, कंटेंडर्स बन चुके थे, वो भी प्रबल दावेदार। गद्दी हथियाने के लिए वह किंग्स का इस्तेमाल करना बखूबी जान गए थे। वह उनका यूज करने लगे थे पपेट की तरह, यानी पाउंस की तरह। तो फिर बहादुर शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो सिविल वार हुआ, तो उस सिविल वार में उसका कम काबिल बेटा यानी जहांदार शाह विजयी हुआ और फिर बाद में जाकर वह मुग़ल एम्पायर का एक नया प्रिंस भी बन गया। जहांदार शाह कम काबिल होने के बावजूद भी गद्दी पर बैठने में सफल हो सका, क्योंकि उसे उस सपोर्ट मिल रहा था उस समय के सबसे शक्तिशाली नोबल्स का, जो थे जुल्फ़िकार खान। प्रतिभा के धनी जुल्फ़िकार खान ने अपने आप को वजीर पद पाकर ही खुश रहा और जहांदार शाह को राजा बनाकर उसका इस्तेमाल करने लगा। बहुत सारे हिस्टोरियंस जुल्फ़िकार खान के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन योग्य होते हुए भी राजा न बनना, वजीर के पद पर अपने आप को खुश रखना, जहांदार शाह जैसे कम योग्य शासक को राजा बनाना उनकी महानता का परिचय देता है। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर के हिस्ट्री में, इतिहास में ये कहानी नई नहीं लगती। याद कीजिए अकबर और उसके वजीर बैरम खान की कहानी। जहांगीर की मृत्यु के बाद बैरम खान चाहता तो गद्दी पर वह बैठ सकता था, क्योंकि उस समय वह सबसे शक्तिशाली नोबल्स था, पावरफुल था। लेकिन शहजादा अकबर को गद्दी पर देखकर और अपने आप को वजीर पोस्ट पर ही संतुष्ट रहा। खैर, वहाँ जो राजा थे, प्रिंस थे, वह थे अकबर दी ग्रेट, जैसे अशोका दी ग्रेट, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ अलग था। यहाँ राजा प्रिंस थे जहांदार शाह। जहांदार शाह कमज़ोर था, डिजेनरेट था और सुख और भोग और विलास का जीवन जीने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था, यानी प्लेजर के प्रति डिवोटेड था, पतित था और उसमें गुड मैनर्स, डिसेंसी, डिग्निटी जैसी चीज़ नाम मात्र भी न थे। जुल्फ़िकार खान के लिए वह महज कठपुतली बनकर ही रहा। अब देखते हैं कि जुल्फ़िकार खान ने अपने पड़ोस के राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई। जैसा कि बहादुर शाह ने किया, यानी जहांदार शाह के फादर ने मेल मिलाप की पॉलिसी, फ्रेंडली रिलेशन, इसी को आगे बढ़ाया जुल्फ़िकार खान ने। आमेर के राजा थे जयसिंह और मेवाड़ के राजा थे अजीत सिंह। उनके नाम के आगे इन लोगों ने टाइटल दिया मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह और अजीत सिंह बन गए महाराजा अजीत सिंह। इतना ही नहीं, जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया गया और अजीत सिंह को गुजरात का। विद्वानों के भाषाओं में अगर समझे तो इसे ही कहते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना, यानी राजपूत को
खुश रखने की नीति। आगे देखते हैं मराठा के साथ क्या हुआ। मराठा जहां साहू के नेतृत्व में सरदार रूल कर रहे थे। जिस समय साहू का रूल चल रहा था, उस समय बहादुर शाह ने वहाँ पर अपना एक डिप्टी नियुक्त किया था, दाऊद खान पन्नी। दाऊद खान ने मराठा सरदार और मुग़ल एम्पेरर, मुग़ल प्रिंसेस के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने मराठा सरदार के साथ कुछ प्राइवेट अरेंजमेंट भी कर रखे थे। जुल्फ़िकार खान ने इस प्राइवेट अरेंजमेंट को कन्फर्म कर दिया। बहादुर शाह फर्स्ट के समय में जो मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल एम्पेरर थे, वह मराठा सरदारों को सरदेश मुखी वसूल करने का राइट्स तो दे चुके थे, लेकिन चौथ का राइट अपने पास रखे हुए थे। सरदेश मुखी यानी 1/10 ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो कि इंटायर किसी भी सिटीज़ या विलेज के इंटायर पॉपुलेशन पर इम्पोज किया जाता था। चौथ यानी 1/4, 25% ऑफ रिवेन्यू और प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जुल्फ़िकार खान था, वह मराठा को सरदेश मुखी और चौथ दोनों का राइट्स दे दिया दक्कन में। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन था। जो मुग़ल ऑफिशियल थे, वह सरदेश मुखी और चौथ की वसूली करने वाले थे, और जो वसूलते वह उसे मराठा ऑफिशियल्स को हैंड ओवर करने वाले थे। तो आप ज़रा सोचिए कि जो मुग़ल ऑफिशियल्स होते वह कितना रिवेन्यू वसूल करते और मराठा ऑफिशियल को कितना देते। अगर अदर राजाओं यानी हिंदू चीफ्स के खिलाफ इनके व्यवहार पर नज़र डालें तो इन्होंने चुरामन जाट और छत्रसाल बुंदेला जैसे हिंदुओं के प्रति भी मेल मिलाप की ही भावना को बनाए रखा और सिख के खिलाफ दमनकारी नीति को जारी रखा, यानी दी पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। सबसे बड़ी बातें, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। जुल्फ़िकार खान ने जो हीनियस जिजिया टैक्स है उसको समाप्त कर दिया। जिजिया टैक्स क्या होता है? जिजिया टैक्स गैर मुसलमान यानी नन मुस्लिम पर लगाए जाते हैं। जो भी नन मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, जब भी किसी मुस्लिम प्रोविंस में आते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिजिया टैक्स। यह टैक्स देने के बाद ही वह अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे फ्रीली। जुल्फ़िकार खान ने जो बिगड़ते फाइनेंस थे यानी वर्सेनिंग फाइनेंस को भी इम्प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की। मनसबदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि वह अपने ऑफिशियल कोटा ऑफ ट्रूप्स को मेंटेन किए रखे। मनसबदार के पद पर ज़्यादातर नोबल्स ही रहा करते थे। सबसे बड़ी बात जो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म की थी वह थी इजरा अरेंजमेंट। टोडरमल अरेंजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट। टोडरमल अरेंजमेंट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो रिवेन्यू का कलेक्शन हुआ करता था वह फिक्स्ड रेट पर हुआ करता था, लेकिन इजरा बंदोबस्त में, इजरा अरेंजमेंट में सिचुएशन कुछ अलग थी। देखते हैं यह क्या था। इस अरेंजमेंट में जो गवर्नमेंट होते थे यानी सरकार, वह रिवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन से कंट्रैक्ट करते थे। ये रिवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को पेड करना था, लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट ने इन रिवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन को पीजेंट से टैक्स वसूलने की छूट दे रखी थी, यानी ये मनचाहे रिवेन्यू वसूल कर सकते थे पीजेंट से। यानी पीजेंट से वह जितना चाहे, जितना मर्जी उतना रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ही देना था। तो इससे सोच सकते हैं आप कि पीजेंट्स का दमन कितना हुआ होगा, यानी पीजेंट्स सपरेशन का शिकार हो गए, पीजेंट्स सपरेस्ड होने लगे। और यह राजा का इविल टेंडेंसी को दिखाता है।
यानी इजरा जो व्यवस्था था वह जिजिया की ही तरह एक हीनियस टैक्स सिस्टम था। आगे जुल्फ़िकार खान का क्या हुआ? उस समय का सबसे पावरफुल नॉवेल्स, तो जितने भी अदर नॉवेल्स थे वह जुल्फ़िकार खान के विरुद्ध इंट्रिग्यू करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। इससे भी बुरी बात कि जो प्रिंस थे वह उन्होंने अपना विश्वास और अपना सहयोग जुल्फ़िकार खान को नहीं दिया। जो भी बेईमान कृपापात्र लोग थे, बेईमान कृपापात्र लोग, यानी अनस्क्रपलस फेवरटीज, ये सारे लोग जुल्फ़िकार खान के खिलाफ बादशाह के कान भरने लगे। बादशाह को कहा गया कि जो उसका वजीर है वह बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है और एम्बिशियस भी, तो वह कभी न कभी बादशाह का तख्ता पलट सकता है। कायर बादशाह की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वह पावरफुल वजीर को बर्खास्त कर सके, लेकिन हाँ, उसने गुप्त रूप से वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इस षड्यंत्र के कारण वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह भी बिगड़ने लगा। इसका विध्वंसकारी परिणाम साफ तौर पर दिखने लगे। समय आया 1713। इस समय जहादार शाह को गद्दी छोड़ने की स्थिति आ गई और उसका भतीजा नेफ्यू फारूक शेर के हाथों हार जाने पर उनका रूल भी समाप्त हो गया।